नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। डर के आगे जिंदगी है, यही जज्बा आज के हमारे उन मेहमानों का रहा जब वो कोरोना से संक्रमित हुए और इसी जज्बे के साथ उन्होंने कोरोना संक्रमण को मात दी। हमारे साथ आज एक आईपीएस ऑफिसर हैं, एक एक्ट्रेस हैं, एक मॉडल हैं, एक प्रोफेसर हैं और एक आम परिवार भी है जिसने कोरोना से युद्ध में जीत का ये मंत्र अपने संघर्ष से हासिल किया और आज ये मंत्र वो आपके साथ भी साझा करेंगे। हम अपने तमाम मेहमानों के साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी लहर पर जीत दर्ज करने की और बढ़ते देश की ये रिपोर्ट देखिए। ये कोरोना की दूसरी खौफनाक लहर पर शुरुआती जीत की तस्वीर है। राजस्थान के झालावाड़ में कोविड केयर सेंटर के डॉक्टरों ने कोरोना को मात देने वाले मरीज का अभिनंदन किया। इसी तरह देश के दूसरे हिस्सों में भी रिकवरी की दर बढ़ने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में नए केस की संख्या कम होती जा रही है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट 80% से ज्यादा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,59,591 नए मामले सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 3,57,295 लोग ठीक हुए। अब तक 2,27,12,735 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। हालांकि मौत के मामले अब भी 4,000 के पार हैं। लिहाजा ये साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है। वहीं अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां भी रिकवरी दर बढ़ने लगी है। दिल्ली में लगभग 60 दिन बाद नए केस काफी कम आए। इस वजह से दिल्ली में रिकवरी रेट 95.5% पर पहुंच गया। 20 मई को दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 2.85% हो गई। सक्रिय कोरोना मरीजों की ये दर 7 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। 7 अप्रैल को ये दर 2.81% थी। हरियाणा में भी हालात बेहतर हो रहे हैं। सूबे के 10 जिलों में रिकवरी रेट 90% के पार जा चुका है। यहाँ जितने नए केस सामने आ रहे हैं उनकी तुलना में दोगुने मरीज ठीक भी हो रहे हैं। जहाँ हालात बेहतर हो रहे हैं उनमें फरीदाबाद और गुरुग्राम शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण अब कम होने लगा है। यहाँ रिकवरी दर 91% के पार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 4.55 करोड़ लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से रिकवरी दर बढ़कर 91.4% हो गई। ऐसे में बुलंद हौसलों के साथ कोरोना की दूसरी लहर पर जीत अब दूर नहीं। आज तक ब्यूरो। तो संघर्ष की ये वो कहानियां हैं जो आपको प्रेरणा देंगी, जो आपको हिम्मत देंगी और जो आपको ये बताएंगी कि जिंदगी में जज्बा हो, हिम्मत हो तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी निकल आते हैं। हमारे साथ आज ऐसे खास मेहमानों का पैनल है जिन्होंने कोरोना संक्रमण को झेला है। किसी ने खुद पर झेला, किसी ने परिवार के बहुत करीबी को उससे जूझते हुए देखा और आज अपने संघर्ष की यही कहानियां ये सब हमारे साथ साझा करने वाले हैं। आज जो ये सारे चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं चाहती हूं कि आप बहुत ध्यान से इन चेहरों को देखें, इनके एक एक शब्द को आप सुने, क्योंकि पूरा देश जिस वक्त सेकेंड वेव से जूझ रहा है और हमारे पास मुस्कुराने की वजह बहुत कम दिखाई देती हैं, तो आज वो वजह इस कार्यक्रम को देखकर आपको मिलेगी और हौसला मिलेगा। पारुल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक्ट्रेस हैं। मुस्कुराता हुआ ये चेहरा इस वक्त बहुत राहत देता है पारुल, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस तरह से कोविड से लड़कर लौटी हैं और कितने कठिन दिन आपने देखे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं। आपने तमाम राजनीतिक चर्चाओं पर, चुनावी चर्चाओं पर यहाँ ठीक मेरे साथ ही स्टूडियो में बैठे हुए उन्हें कई बार देखा है, लेकिन आज प्रोफेसर संगीत रागी भी आपको बताएंगे कि जब आप बेड पर लेटे होते हैं बीमारी में और बहुत सारी नेगेटिविटी से गुजरते हैं, तो उस समय आखिर कौन सी वो बात होती है जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देती है। हमारे साथ जनमीत सिंह हैं,
जनमीत खुद बीमार पड़े, उनकी पत्नी संक्रमित हो गई और 6 साल की बच्ची ने जो बीमारी का वक्त झेला, आज वो भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। और हमारे साथ आईएएस ऑफिसर बाबू राम जी भी मौजूद हैं। आप दरभंगा में एसएसपी हैं। हालांकि उनकी कहानियां तो आप लगातार अखबारों में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ते ही आ रहे हैं, लेकिन 3 बार कोरोना को मात देकर जिस जाबाजी से वो लौटे और फ्रंट लाइन पर उन्होंने लोगों की सेवा की है, कहानी आज वो भी होगी। और हमारे साथ रजनीकांत जी भी मौजूद हैं। आप पूर्व सीएमओ हैं कानपुर से। उन्होंने कोविड के संक्रमण को एक अलग नजर से देखा, क्योंकि जिन्होंने आईसीयू जैसी तैयारी अपने घर पर कर ली हो, जब अस्पताल ना मिला हो, जब बेड ना मिला हो, तो आज ये कहानियां आपको प्रेरित करने वाली हैं। शुरुआत में सबसे पहले पारुल आपके साथ ही करना चाहूंगी। यहां पर जिस तरह से आपने कोविड का ये बुरा वक्त देखा, ऐसी कौन सी वो चीज थी जो बार बार ये भरोसा दिलाती थी कि मैं जीत कर लौटूंगी? थैंक यू मीनाक्षी। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पर आकर और सबसे अपनी स्टोरी शेयर करकर। जैसा कि आपने कहा कि वो एक कौन सी चीज थी, आई थिंक वो एक चीज आपकी फैमिली और आपको इतने सारे लोग जो प्यार करते हैं, उनका जो प्यार लगातार आपको मिल रहा होता है, यू नो, कॉन्स्टेंटली सब आपको चेक कर रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली सब आपके लिए प्रे कर रहे होते हैं। तो आई थिंक वो प्यार सबसे बड़ी चीज है जो आपको कभी हारने नहीं देता, मोस्ट डेफिनेटली। और हम सबको कोविड एक साथ हो गया था घर पे, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरी सिस्टर। और क्योंकि मैं बड़ी हूँ घर पर, तो ऑब्वियसली इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं हिम्मत नहीं हारूं, मैं स्ट्रॉन्ग रहूं। और जो भी है, मुझे पता था कि हम सब मिलजुल कर उससे लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पारुल, आज हम आपको मुस्कुराते हुए टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि जिस समय आप संक्रमण से जूझी होंगी, क्योंकि आपने तो शारीरिक तौर पर बहुत दर्द झेला है। आप बताइए हमारे दर्शकों को कि वो वक्त कैसा था, किन तकलीफों से आप निकली हैं, कैसे तूफानों को आपने पार किया है, और उस हौसले के साथ आपने आज वापसी की है, न सिर्फ अपने प्रोफेशन पर, बल्कि ये प्यारी सी मुस्कान लेकर आप हमारे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी, ऑनेस्टली मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ। अब पहली बार जब मुझे कोविड हुआ था वो सितंबर की बात थी। मैंने एक वेब प्रोजेक्ट साइन किया था। मैं तो आराम से अपने घर पर बैठी थी और एक टीम मेरा टेस्ट करने आती है, क्योंकि हर शूटिंग से पहले वो सभी का टेस्ट कर रहे थे। अगले दिन मेरे पास फोन आया कि आप पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा डर गई कि हो सकता है मैं पॉजिटिव हूँ, हो सकता है मैं कम्प्लीटली एसिम्प्टोमेटिक हूँ। तो मैंने फटाफट अपने आप को आइसोलेट किया। मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं अपना एक और टेस्ट करा लूँ, पर फिर मुझे डर लगने लगा कि हो सकता है, यू नो, मेरे पेरेंट्स तो यहीं बैठे हैं, मुझे इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। बट उन 10 दिनों में ना तो मुझे फीवर हुआ, ना मुझे कोई भी इशू हुआ, ना मुझे खांसी, कुछ नहीं। पर मैंने अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट किया। 10 दिनों बाद मैंने अपना टेस्ट कराया तो वो नेगेटिव आया। तो ऑनेस्टली मुझे लगा कि मैं तो गुजर गई। मेरा तो, क्योंकि सब कह रहे थे कि एक ही बार कोविड आपको होगा, उसके बाद एंटीबॉडीज हो जाएंगी, दोबारा आपको कोविड नहीं होगा। अब जब पिछले महीने की बात आई तो अब हम एक्टर हैं, ऑब्वियसली हमें सेट पे भी जाना है, काम भी करना है। मैंने एक नया शो साइन किया था जिसकी फिटिंग्स के लिए मैं सेट पर गई थी और हमने फिटिंग्स वगैरह खत्म की। मैं घर आई, उसके बाद मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई प्रोडक्शन हाउस। अब चीजें ऑनेस्टली मीनाक्षी नॉर्मली हो गई थी। यू नो, हम लोग बाहर भी जा रहे थे, हम थोड़ा बहुत काम भी कर ही रहे थे, मतलब इट वाज नॉट लाइक हम कंप्लीटली घर पर थे। तो मेरे डैड भी 2 दिन पहले बैंक गए थे। अब मैं भी एक्सपोज ही थी, क्योंकि शूटिंग पर आप कितना भी ना करें, मतलब वो 2 घंटे जो फिटिंग्स के थे, मैंने जितनी भी कोशिश की मीनाक्षी, मैं वो मास्क नहीं पहन सकती थी 2 घंटे, क्योंकि बार बार हम चेंज कर रहे थे, बार बार मेकअप हेयर वाले आ रहे थे, बार बार कॉस्ट्यूम, फिर आपको बाहर जाके वो पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो ऑब्वियसली आप मास्क नहीं लगा सकते थे। तो मैंने इनफैक्ट घर आकर मेरी मम्मी को ये बात भी बताई, अच्छा हम कितना भी कोशिश करें ना, हम लोग मास्क नहीं लगा सकते। तो एक्सपोजर तो है डेफिनेटली, हम एक हायर रिस्क पे हैं बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो बस इन 2-3 डेज यू नो आई बट पता है पारुल, आपने यहाँ पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात जिसका आपने जिक्र किया,
आपने कहा कि हम सबके अंदर एक थोड़ा एक लाइट अप्रोच आ गया था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, और एक समाज के तौर पर हम सबको ये जिम्मेदारी तो लेनी होगी। कहीं ना कहीं हम सब ने वो ढिलाई अपने बिहेवियर में और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर दिखाई। मास्क नहीं लगाया, या जिस तरह से हम पहले जागरूक थे, अलर्ट थे, हम थोड़ा उसमें ढीले पड़ गए, और फिर हम सब सेकेंड वेव को देख रहे हैं और उम्मीद यही कि इससे भी राहत मिले। लेकिन आपको 2 बार कोविड हुआ। हमारे साथ बाबूराम जी भी, आप एसएसपी हैं दरभंगा से, उनको 3 बार कोविड हुआ। सर, सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपकी पूरी टीम, चाहे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हों, जमीन पर जो काम कर रहे हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, आप लोग फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, और 1 बार नहीं 3 बार कोविड होना, और 3 बार आप कोविड को मात देकर वापस आए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मैं ये बात डेफिनेटली समझ सकती हूँ कि जब घर पर ये मालूम चलता है कि चाहे आपके हस्बैंड हो, आपका बेटा हो, आपके पिता हो, कि उनको कोविड हो गया है, तो परिवार पर एक अलग तरह की तकलीफ बीतती है। आपका परिवार भी उस तकलीफ से गुजरा होगा। आप सर्विस कर रहे हैं, आप देश को सर्व कर रहे हैं, राज्य को सर्व कर रहे हैं, लेकिन कभी तो बच्चे या घर में फैमिली ये कहती होगी कि अब बाहर मत जाओ, देखो तबीयत ठीक नहीं है। जब पिछली बार जब मई में मुझे पहली बार कोविड हुआ, तो मेरे परिवार मेरे साथ में नहीं था, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तो उस टाइम पर मैंने, क्योंकि तब डर बहुत था कोविड का, अभी तो उतना डर लोगों में नहीं रहा है। लोगों को लगता है कि अभी अगर कोविड हो भी जाएगा तो ठीक भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन पिछले साल इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो जब फर्स्ट टाइम मुझे हुआ तो मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया। तो काफी दिन तक उन लोगों को पता नहीं था, और कुछ दिन के बाद उनको पता लगा भी, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इस परसेप्शन, मेरा ये परसेप्शन जो है कि वो बना रहे कि वो लोग परेशान नहीं है, वो लोग नहीं जान रहे, लेकिन वो लोग किसी तरह से उनको सूचना मिल गई थी। तो पहली बार जो है काफी मुश्किल था, काफी डर लगता था कि पता नहीं अब क्या होगा। हालांकि फैमिली और दोस्तों के साथ में कुछ लोगों से लगातार बातचीत होती थी, अपने डॉक्टर्स पे मुझे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था। तो उस सकारात्मक सोच ने काफी ऊर्जा दी, काफी हिम्मत दी उस टाइम पर कोविड से लड़ने के लिए। और पहली बार का जो अनुभव रहा उससे मैं ठीक हो गया। फिर वापस ड्यूटी पे आया तो लोगों ने कहा कि अब तो आपको कोई डर नहीं है, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, दोबारा तो कभी हो नहीं सकता। तो फील्ड में हमारी तो ड्यूटी भी ऐसी है कि हम लोग बहुत दिन तक अपने आप को क्वारंटाइन पर रखना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो फील्ड में जब ऐसी टफ ड्यूटी करते हैं तो उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिला के अगर हम फील्ड में नहीं निकलेंगे तो उनका भी मोरल डाउन होता है। Absolutely. और एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो जल्दी ही मैं दोबारा ड्यूटी पे लौट आया, और 2 महीने बाद मुझे फिर दोबारा इन्फेक्शन हो गया। लेकिन दूसरी बार और अभी जो तीसरी बार हुआ था, तो मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं समझता था कि मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, यंग एज है, कोई और समस्या नहीं होने से बहुत जल्दी रिकवरी हो जाएगी। सर, एक बात बताइए, आपको 3 बार कोविड संक्रमण हुआ है, और जो लोग कोविड से रिकवर होते हैं अक्सर वो इस बात की शिकायत करते हैं कि शरीर में बहुत वीकनेस है, हमें कमजोरी फील हो रही है। तो ऐसे में आपने तो 3 बार उस संक्रमण को झेला है और उससे निकलकर आप आए हैं। किस तरह के लक्षण और शारीरिक तौर पर क्या आपने भी ऐसी कोई कमजोरी या तकलीफ महसूस की पोस्ट कोविड वक्त में, संक्रमण ठीक होने के बाद? कोविड में आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, इतनी वीकनेस होती है कि लगता नहीं कि आदमी खड़ा होगा या 10 मिनट वॉक कर पाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस से मैं समझ गया था कि इस वीकनेस को ठीक करने का एक तो अच्छी डाइट लेने के लिए और विटामिन सप्लीमेंट, और उसके साथ में एक्सरसाइज या कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। शुरू में 3-4 दिन परेशानी होती है, लगता है कि थोड़ा सा खेल लेने के बाद लगता है कि पूरी बॉडी ऐसी होगी या नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसको कंटिन्यू रखा जाए और विटामिन और डाइट ठीक से ली जाए तो 3-4 दिन के बाद जो है नॉर्मल लाइफ आने लगती है। और 10 दिन में मुझे लगता है कि मेरी तो एनर्जी लेवल वापस आ गया 10 दिन के बाद में, दोनों बार, पिछली बार भी और इस बार। संगीत रागी जी, टेलीविजन पर मुलाकात आपसे हमेशा डिबेट्स के लिए होती है, कार्यक्रमों के लिए होती है, लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ चाहे टीवी में स्क्रीन के उस पार आप बैठे हैं, इस पार मैं बैठी हूँ, लेकिन कहानी हम दोनों की एक सी है। कोविड से मैं भी लौटी हूँ, कोविड से आप भी लौटे हैं। ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको लगातार प्रेरित किया कि मैं इसको मात देकर वापस लौटूंगा? और मुझे मालूम चला कि आपकी तो जो पत्नी है उनकी भी तबीयत काफी खराब हुई कोविड संक्रमण के बाद। मैं जिंदा हूं तो मैं बहुत बड़ा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, जिसने तत्परता दिखाई और एकाएक हॉस्पिटलाइज मुझे किया। मैं अनकॉन्शियस स्टेट में था
और फिर जब मैं ठीक होकर के आया तो मेरी पत्नी को रात में मुझे 2 बजे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वो भी कल लौट आई हैं आप लोगों की दुआएं से। मेरा अनुभव थोड़ा सा अलग है। मेरे तो दोनों बच्चे भी कोविड, मेरा पूरा परिवार ही कोविड से गिर गया था। सच पूछिए तो मैंने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया था और मैंने अपने आप को समेट लिया था। मैंने एक कविता भी लिखी थी उस पर और आपके शब्द हम दिखा रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। इन शब्दों में भी अलग तरह की ताकत है। संगीत जी जरा इन शब्दों को ही पढ़ दीजिए अभी। मैं आपको पढ़ रहा हूँ। मौत के मुहाने से लौटा हूँ, मौत के मुहाने से लौटा हूँ, उसके ठिकाने से लौटा हूँ। तकरार गुफ्तगू की आने जाने पर, मैंने जीवन और मृत्यु पर उससे बातचीत भी की। तकरार गुफ्तगू की आने जाने पर बहुत समझाने से लौटा हूँ। सच पूछिए तो मैंने ये कहा था कि भाई अब जो करना है करो, ले चलो, यदि ऐसा ही है तो ले चलो, अब बहुत हो गया, बहुत तंग कर लिया। कई रात हम साथ साथ सोए, मैं मौत से कह रहा हूँ, कई रात हम साथ साथ सोए, चूम कर उसको सिरहाने से लौटा हूँ। सच तो है कि इश्क के हद तक हुई यारी, सच तो है कि इश्क के हद तक हुई उससे यारी, छोड़कर कई बहानों से लौटा हूँ। और एक छोटा सा और सुना देता हूँ। मौत का ऐसा कहर न देखा था, मैंने वाकई में ऐसा नहीं देखा था। 1 सप्ताह में लौट करके आया तो पता लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40 से ज्यादा टीचर मर गए हैं। तो मतलब ये बहुत हृदय विदारक था। मौत का ऐसा कहर न देखा था, हवा में इतना जहर न देखा था। दोस्त देखते देखते गुजर गए। जिस दिन मैं आया था और जब रोहित सरदाना का जब बात आई तो लगा कि मैं फफक करके रो पड़ा। वो आज तक वो मंजर चेहरा जाता नहीं है। और ऐसे ऐसे पता न जाने कितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेरे मित्र और यंग साथी चले गए। दोस्त देखते देखते गुजर गए, ऐसा मंजर पहले कभी न देखा था। दूर दूर तक है कश्तियां बिखरी पड़ी, दूर दूर तक हैं कश्तियां बिखरी पड़ी, पहले इतना बिगड़ा समंदर न देखा था। और एक बात और कहता है, बहुत बार हमने सुना है कि भगवान अच्छे को ले गए, बुरे को ले गए, फला हुआ। तो एक लाइन आया, मौत पाप और पुण्य से तय नहीं होता। मेरे कई ऐसे मित्र थे जो उनको मैं संत की संज्ञा देता हूं, वो जिनकी जिंदगी चली गई। मौत पाप और पुण्य से तय नहीं होता, इससे पहले ऐसा बवंडर न देखा था। और देखिए संगीत जी, जो शब्द आपने कहे लगभग अनुभव हम सबका ऐसा ही था। हर किसी ने अपने किसी ना किसी करीबी को खोया है और एक कठिन समय देखा है। लेकिन इसीलिए आज हौसले और जज्बों की इन कहानियों को और इन शब्दों को सुनना और एक दूसरे से बांटना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आगे जिंदगी है, ये आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ आज जो खास मेहमान जुड़े हैं उन्होंने कोरोना को मात दी है और अपने संघर्षों से उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। और ये मिसाल हर उस व्यक्ति के लिए उम्मीद की एक किरण है जो शायद नेगेटिविटी के अंधकारों से घिरा है, लेकिन उन अंधकारों को रोशनी की एक किरण भी चीर कर रख सकती है। इन्हीं कहानियों को आगे सुनेंगे। जगमीत जी अपना हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने परिवार को कोविड संक्रमण से बाहर निकाला। बच्ची की तबीयत जब इस कदर खराब हुई कि नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, उस वक्त से कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, इसी पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और यही जान, यही हिम्मत इन सर्वाइवर्स ने दिखाई है जो कोरोना को मात देकर मौत के मुंह से निकलकर वापस आए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी को सलाम करती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ और आपसे मिल रही प्रेरणा को मैं चाहती हूँ जितने लोग इस वक्त घर बैठे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उस पॉजिटिविटी को जरूर आत्मसात करें। डॉक्टर रजनीकांत गुप्ता जी, कानपुर में आप सीएमओ भी रहे हैं, लेकिन जब आप खुद कोविड से संक्रमित हुए, अस्पताल नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, तो आपने तो ऐसी मिसाल कायम की कि आपने घर में वो पूरा इंतजाम कर दिया।
सही बात है ये। बताइए सर, वो संघर्ष कैसा था, क्या मुश्किलें आपके सामने है उस वक्त आई? मरते मरते बचा हूं। वो दिसंबर का महीना था, बहुत ज्यादा ठंडक थी। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मीनाक्षी जी? जी जी सर, हम आपको सुन पा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब मुझे कोरोना हुआ था दिसंबर 20 में जब कोरोना हुआ, तो उस समय इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं तो 47 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं चेस्ट का ही डॉक्टर हूं। तो मुझे 2-3-4 दिन जब बुखार आया, तो बुखार जब नहीं उतर रहा था, मैं समझा वायरल फीवर होगा। 3-4 दिन पैरासिटामोल खाई, इसके बाद भी जब बुखार नहीं उतर रहा था, जो मेरा बेटा डॉक्टर है, तो वो बोला, पापा आप इतने हेल्दी आदमी, आपको चक्कर आ रहा, आप तो गिरे पड़ रहे हैं, क्या हो गया आपको? तो उसने फिर हमारा ये ऑक्सीमीटर से चेक किया, अरे बोले ये तो आपका 82 हो गया है। तो हमने, बेटा हम अस्पताल नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जितने अपने दोस्तों को फ़ोन मिलाते हैं वो मिलने से इनकार करते हैं, बात तक नहीं कर रहे हैं। तो बेटा बोला कि आप परेशान ना हो, KGMC के कई दोस्त हमारे क्लास फेलो है, तो उनसे बात की इसने। तो हमने क्या करोगे? बोले आप परेशान ना हो। तो इससे हिम्मत आ गई, वरना तो मेरी ये हालत हो गई कि मैं चल नहीं पा रहा था, एकदम गिर पड़ा था। 47 साल की प्रैक्टिस में मैंने इस तरह की चीज़ ही नहीं देखी, क्या है समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद फिर इसने किसी तरह से सब इंतजाम किया, IV ड्रिप लगवाई, और इसने फिर स्टेरॉइड दिया हमको और एंटीबायोटिक दिलवाए अपने डॉक्टरों से पूछ के। वो रेगुलरली चलते रहे, ऑक्सीजन भी चलती रही। मैं बिल्कुल निराश हो चुका था कि अब तक बचूंगा नहीं, लेकिन बेटे के दोस्तों ने, सब ने मिल के इतना सपोर्ट किया, और 3-4 दिन में ही फिर हमारा इससे फीवर ठीक होने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ है, धोखे वाली बीमारी है। इसमें स्टेरॉइड से आदमी एकदम सोचता मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ। तो मैं जब ज़्यादा घर में चलने लगा, तो मेरे बेटे ने समझाया, पापा ऐसा मत करिए, क्योंकि आप हार्ट पेशेंट है, आपको एनॉक्सापाइरिन, हेपरिन भी चल रही है, अटोरवा भी चल रही है, और डायबिटिक भी हूँ मैं, तो डायबिटीज़ की भी दवा चल रही थी। तो उसमें स्टेरॉइड में एक खराबी होती है, इसके 3 फंक्शन होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कोलेजिनस और एंटी एलर्जिक। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है मेरे अंदर बड़ी ताकत आ गई। तो इसने मुझे रोका, चलोगे ज़्यादा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। फिर इसने वो भी दी, ब्लड थिनर दिए, जो ये डिस्प्रिन वगैरह तो काम नहीं करती। इसने हमको हेपरिन दिया, एनॉक्सापाइरिन होता है हेपरिन, वो सुबह शाम लगता रहा। तो उससे जिंदा बच गए, और अस्पताल जाने से बच गए। घर में सब इंतज़ाम कर दिया था इसने। तो मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ, धोखे वाली बीमारी, इसमें आप धोखा खा जाते हैं घर के। अच्छा, इसमें बहुत ज़रूरत है, अगर बेटा यहाँ ना होता तो मुझे मरना ही पड़ता, तो कोई बचाने वाला नहीं था। ऑल्दो ऑल लोग कॉल करते थे, कोई सुनता ही नहीं था। सीनियर डॉक्टर से बात करो, वो कहते थे हम देखने नहीं आ पाएंगे, और मेरा मन लग रहा कोई डॉक्टर देख ले आके। तो इस मुसीबत में मुझे दोस्तों की भी पहचान हो गई, कौन अपना दोस्त है कौन पराया है। केवल बच्चे ही काम आते हैं। बेटे ने ठीक किया किसी तरह से। एक संघर्ष की ये एक ऐसी कहानी है जो वाकई ये बताती है कि चाहे आम हो, खास हो, ये वायरस किसी को बख्शता नहीं है। जी संगीत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं फिर जनमीत जी के पास जाऊंगी। मीनाक्षी जी, वो डॉक्टर साहब की बात से एक इसमें कोई मदद नहीं करता है, इसमें परिवार ही मदद करता है। अगर परिवार है तो मदद हो पाएगी नहीं, बड़ी मुसीबत है। क्योंकि डॉक्टर लोग सुनते ही नहीं है। हमारे कलीग्स के ही वो मना कर दिया, हम नहीं आएंगे, जो हमारे रोज का आना जाना था। तो ये बड़ी खराब बीमारी, इससे दोस्ती यारी भी सब खत्म हुई जा रही है। मीनाक्षी जी, तो इसमें प्रिकॉशन भी लेना है। इन्हीं पर एक वीकनेस हो जाती है कि अभी मुझे कितने महीने हो गए, इवन देन अभी मेमोरी भी बहुत कम हो गई, याददाश्त कम हो जाती है, मेमोरी कम हो गई, वीकनेस हो गई। तो इससे रिकवर करना बड़ा दिक्कत वाला काम था। लेकिन ये डॉक्टर साहब, संगीत जी एक शेर इस पर अर्ज करना चाहते हैं। आ गया, लेकिन इसके और देखिए, यही वो सहारा होता है ना, कभी साहित्य से प्रेरणा मिलती है, कभी आसपास के किस्सों से प्रेरणा मिलती है, किसी दूसरे के संघर्ष से प्रेरणा मिलती है। जी संगीत जी, एक शेर पढ़ रहा हूँ। अपने दोस्त जो इन्होंने कहा ना कि पूछते हैं, हाल पूछते हैं, तो कई बार लोग पूछेंगे हाउ आर यू, हाउ इज मैम, बस एकदम नियत टाइम पर आएगा। तो एक शेर मैंने पढ़ा, बस पूछने के लिए वो सवाल पूछते हैं, दूरियां बना के हमसे मेरा हाल पूछते हैं। संगीत जी, देखिए ये तो कोविड के इस वक्त की सबसे बड़ी असलियत ही यही है कि जो व्यक्ति बीमार है वो अकेलेपन में, आइसोलेशन में पड़ा है। अब वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है, और उसका परिवार उसके साथ है जो उस घर के भीतर मौजूद है। और जनमीत जी ने तो ऐसा ही वक्त देखा, क्योंकि वो खुद संक्रमित हुए, उनकी पत्नी संक्रमित हुई, 6 साल की बच्ची है वो भी संक्रमित हुई। जनमीत जी, जब आप तीनों लोग कोविड के शिकार हुए,
आप लोग घर पर मौजूद थे, होम आइसोलेशन में थे, और जब आप ये देख रहे हैं कि छोटा बच्चा भी उतना ही बीमार है जिस बीमारी से आप गुजर रहे हैं, किस तरह के ख्याल उस वक्त आते थे? आई एम श्योर कि वो वक्त बहुत कठिन आपके लिए रहा होगा, लेकिन चाहे परिवार हो या साथी हो, किसी ना किसी ने तो वहां से निकलने के लिए प्रेरणा दी होगी। बिल्कुल। पहला तो मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मंच दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। तो इसके पहले कि मैं अपनी कहानी सुनाऊं, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि मैं मुंबई में रहता हूँ। न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरी 6 साल की बेटी है। मेरी कोविड के साथ जो जंग थी वो 2 फेजेस में हुई। पहला फेज वो था जो 28 मार्च से शुरू हुआ, जब मुझे मेरी वाइफ को फीवर हो गया और काफ़ी शिवरिंग होने लगी, और हमें इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट किया, अपने टेस्ट करवाए, हम कोविड पॉजिटिव आए। तो एक वो फेज था जब हमें कोविड के साथ जूझना पड़ा, और दूसरा वो फेज था जब मेरी बेटी को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हुआ और हमें वो अलग फेज था जो हमने जूझा। पहले फेज में अगर मैं आपको बताऊं मीनाक्षी जी, हमारे लिए डेफिनेटली तकलीफ जरूर होती है जब कोविड होता है, क्योंकि आप हाई फीवर होता है, बॉडी एक बहुत होती है, शिवरिंग होती है। बट इनफैक्ट हमारे लिए जो बेस्ट चीज़ काम आई वो ये था कि हम समहाउ मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हमें पता था कि बाहर काफ़ी लोगों को कोविड हो रहा है, तो हमने अपनी तैयारी करके रखी थी। तैयारी में हमने कम से कम ये करके रखा था कि और तैयारी हमने 2 लेवल्स में करके रखी थी। 2 लेवल्स ये थे कि एक तो हेल्थ फैक्टर रिलेटेड था कि वो सारी चीज़ें करनी जो मेरे है और मेरे परिवार के हेल्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, और दूसरी तैयारी भी बहुत ज़रूरी थी विच वॉज ऑन ओवरऑल वेलबींग। क्योंकि कोविड के टाइम में ये होता है कि कई बार आपके पास फ़ोन आता है, लोग आपसे बात करते हैं तो आप डर जाते हो। सो फैमिली में मुझे ये 2 चीज़ें मैनेज करनी थी। हेल्थ फैक्टर रिलेटेड हमने ये तैयारी करके रखी थी कि अगर हमें कोई भी सिम्टम होता है, चाहे फीवर हो या कुछ भी हो, हमें किस डॉक्टर के पास जाना है, कैसे अप्रोच करना है, और अपनी कंसल्टेशन ऑनलाइन कैसे लेनी है। तो पहली चीज़ तो वो थी। अगर हमें अपने डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ली, उसके बाद हमें अपने टेस्ट कराने हैं, तो वो कहाँ से टेस्ट कराने हैं, बिकॉज आप बाहर नहीं जा सकते, किन से बात करनी है टेस्ट के लिए, कौन आपके यहाँ प्रॉपर गार्ड्स लेके आएंगे और वो आपका टेस्ट करेंगे, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत है, तो कौन कौन सी ऐसी शॉप्स है जो होम डिलीवरी करती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स लेती हैं। तो ये पहली तैयारी थी जो हमने करके रखी थी। तो हमने जब डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लेनी शुरू की, तो उन्होंने हमें अपना नॉर्मल प्रोसीजर्स बताए, मेडिकेशन बताई, वो हमने लेना शुरू किया। 4-4 घंटे में अपना हम सैचुरेशन देखते थे, टेम्परेचर देखते थे। हमने आपस में एक चीज़ की, हमने एक फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जिसमें हमने काफ़ी फैमिली मेम्बर्स को ऐड किया। तो हम 4 घंटे में उसमें भेज देते थे कि हमारा मेरी वाइफ का और मेरी बेटी का ये टेम्परेचर है और ये सैचुरेशन लेवल है। उससे क्या होता था कि एक तो हम ट्रैक रख रहे थे उस पर, दूसरा ये होता था कि जस्ट इन केस अगर हम मिस आउट भी कर जाते थे तो हमारे फैमिली मेंबर याद दिला देते थे कि आपके 4 घंटे हो गए, आपने अभी पोस्ट नहीं किया। तो ये था कि थिंग्स हमारे लिए नॉर्मली मूव करें। एज ए बैकअप हमने क्या रखा था कि अगर हमारी तबीयत ज़्यादा खराब होती है तो उसके लिए हमारा क्या बैकअप प्लान है। तो उस चीज़ के लिए हमने हॉस्पिटल्स की लिस्ट बना के रखी थी हमारे विसिनिटी में, और अगर कोई दिक्कत आती है तो किस हॉस्पिटल को पहले अप्रोच करना है, वहां बेड नहीं मिलता तो विच इज द नेक्स्ट हॉस्पिटल, व्हाट आफ्टर दैट। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट प्लानिंग जो हमारा कोविड का पीरियड था। एक बात जो मैं महसूस करती हूँ कि एक परिवार के तौर पर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं ना कि ठीक है हमें कुछ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ ना हो, मेरे पापा को कुछ ना हो, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। ये परिवार, ये फैमिली की वैल्यूज होती हैं कि आप खुद तकलीफ झेल सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि आपके अपने को कुछ हो जाए, वो आपसे देखा नहीं जाता। 6 साल की बच्ची आपकी जब पोस्ट कोविड जो टाइम था उसमें वो एक अलग तरह के सिंड्रोम का शिकार हुई। इस समय बच्चे को उस तकलीफ में देखना और वहां से उसको निकाल कर लेकर आना, मैं चाहूंगी इस पर आप जरूर बात करें, क्योंकि अब हम देख रहे हैं सेकेंड वेव में बच्चों को भी वायरस ने बहुत इफेक्ट किया है। एब्सोल्युटली। सो इनफैक्ट जो हमारा पहला फेज था, कोविड वाला फेज था, वो जैसे मैंने कहा कि वो वी रिकवर्ड थ्रू दैट। इनफैक्ट हमारे फ्लैट के बाहर बीएमसी की सील हुई थी, 16 अप्रैल में हमारी वो सील भी हट गई, वी ऑल रिकवर्ड, और हम बहुत खुश थे। ड्यूरिंग द कोविड फेज फॉर्चुनेटली मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, उसे थोड़े आर्टिकुलर रैशेस थे, बस वहीं तक बात रही, and even we recovered. So 16th April was a date when we were extremely happy कि चलो जो कोविड होना था हो गया। और जैसे सर ने भी कहा कि डॉक्टर्स बताते हैं कि एक बार कोविड हो जाए तो आप सेफ हो, कुछ टाइम तक आपको कुछ नहीं होगा। बट एक्चुअल जो परेशानी हुई वो हमें बाद में हुई जब मेरी बेटी को कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हुए, बिकॉज
कोविड फेस में तो हम प्रिपेयर्ड थे, बट जो बाद में हुआ उसके लिए हम बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थे। 18th को मेरी बेटी को सडनली फीवर आया जो 100+ शूट अप किया। नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ठीक है आप मेडिकेशन लीजिए और 2-3 दिन में देखते हैं हाउ शी बिहेव्स एंड देन विल टेक इट अप अकॉर्डिंगली। बट अनफॉर्चुनेटली 20th की शाम तक उसकी बहुत हेल्थ डिटोरिएट कर गई और फिर हमने एज अ फैमिली डिसाइड किया कि डजंट मेक सेंस टू कीप हर एट होम, इसे इमीडिएटली हम हॉस्पिटलाइज करते हैं। तो हम गए, हमने अपनी बेटी को हॉस्पिटलाइज किया। नेक्स्ट डे उसके टेस्ट हुए एंड शी वाज डिटेक्टेड with a disease called MISC, which is multi-system inflammatory syndrome in children। ये जो चीज है ये आजकल बहुत, आई वुड से कि ये बहुत बच्चों को नहीं हो रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रही है, फ्रैक्शन ऑफ किड्स को ये होता है। लेकिन ये उन्हें कोविड की वजह से ही हुई थी, डॉक्टर्स ने कंफर्म किया था कि कोविड की वजह से हुआ है ये सिंड्रोम। एब्सोल्युटली। तो इसमें क्या दिक्कत, पहली दिक्कत ये होती है कि आप बच्चे का कोविड रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद अगर उसे कुछ भी फीवर होता है तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो ये तो कोविड के बाद का फीवर है, तो शायद वो रिकवरी फीवर है या कोई दूसरी दिक्कत आ रही है। बट बाय द टाइम दे रियलाइज कि बच्चे की हेल्थ बहुत डिटोरिएट होगी और वो जब हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है, बच्चा बहुत क्रिटिकल हो जाता है। हमारे लिए एक ही चीज थोड़ी फेवरेबल थी कि हमने इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया, जिसकी वजह से टाइमली टेस्ट हो पाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जनमीत आपने हमारे व्यूअर्स को आज ये बताई है कि सही सूचना होना और एक के बाद एक आपको क्या कदम उठाना है। अगर इस पर थोड़ा क्लैरिटी रहे या आपको जागरूकता रहे तो बहुत हद तक ये लड़ाई आपके पक्ष में हो जाती है शुरुआती फेज में ही। केस बिगड़ने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो वो तो फिर बात की बात आती है। लेकिन इसी बात को लेकर मैं आपके पास भी पारुल यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि दोबारा हुआ, सोचा ही नहीं था कि एंटीबॉडीज बन जाने के बाद भी ये हो जाएगा। लेकिन जब पूरा दिन आप होम आइसोलेशन में होते हैं, जगह जगह से आपको नेगेटिव चीजें पता चल रही होती हैं, आप सुन रहे होते हैं इसने उसको खो दिया, उस परिवार में ये व्यक्ति नहीं रहा, इस तरह से जो सूचनाएं आप तक पहुंच रही होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक अवसाद, एक नेगेटिविटी, एक दुख, एक डिप्रेशन जरूर पैदा करती है, आपको इफेक्ट करता है वो। उससे निकलने के लिए आपने खुद को पॉजिटिव बनाने के लिए होम आइसोलेशन के पीरियड में क्या किया? डेफिनेटली मीनाक्षी, फेस काफी डिफिकल्ट था। एक तो आपकी तबीयत इतनी खराब है, आप मेंटली कुछ ठीक से सोच नहीं पाते हैं, ऊपर से हम सबकी तबीयत इक्वली खराब हो गई। और इसलिए ऑब्वियसली मम्मा पापा के लिए बहुत डर लगता है, घबराहट होती है। और क्योंकि हम इतना सब कुछ सुन रहे थे कि कि स्पेशली सीनियर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, उनको रिकवरी में टाइम लगता है। थैंकफुली माय मॉम एंड डैड हैड नो रियल हेल्थ इश्यूज, तो मुझे उस बात का डर नहीं था। बट इतनी तबीयत खराब होना और ऊपर से आइसोलेशन होना, मतलब यू कैन नॉट इवन गेट हेल्प इन टर्म्स ऑफ, कोई आता भी था तो तोड़ के बहुत बाहर आकर चीज रखकर चला जाता था। तो ऑफ कोर्स नेगेटिविटी आती है, आप घबराते हैं, आप प्रे करते हैं, मैंने ऑनेस्टली मेंटली अपने आप को कम्प्लीटली स्विच ऑफ कर लिया था फॉर द टाइम बीइंग, कि मैं कुछ भी न्यूज़ उस टाइम पर ना देखूं। और क्योंकि मैं जनरली भी जब ये चीज़ें देखती हूँ तो बहुत अफेक्ट हो जाती हूँ। तो बस प्रे किया कि हम सब इस स्पेस से जल्दी से जल्दी निकल जाएं। और जैसा कि सर कह रहे थे कि उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था, बहुत सारी तैयारियां कर ली थी, उसी तरह मैंने भी फर्स्ट डे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था। डॉक्टर का कांटेक्ट था मेरे स्पीड डायल में। इनफैक्ट डॉक्टर ने मुझे बोला था कि पारुल कुछ भी हो जाए ऐसा सोचो मत, बट जस्ट इन केस इफ यू नीड अ हॉस्पिटल प्लीज आप किसी 2-3 लोगों से बात करके रखिए, ताकि आपको उस टाइम पे परेशानी ना हो, आप एकदम लॉस्ट ना हो जाएं कि आपको पेरेंट्स को कहाँ लेकर जाना है। आप सबसे बात करते हुए कम से कम एक बात जो समझ में आई, इंसानी रिश्तों की पहचान जिस कठिन समय पर जैसे हुई है, कौन आपके लिए किसने हाथ आगे बढ़ाया, कैसे आपका परिवार संक्रमण में खुद संक्रमित होने के डर के बावजूद आपके साथ खड़ा रहा, और कैसे आपने कोरोना के इस वायरस, ये कहानियां इतिहास में दर्ज रहेंगी या आने वाले समय में हम शायद अगली पीढ़ी को सुनाएंगे। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये स्टोरीज आज तक के इस मंच के जरिए जब हमने लोगों के सामने रखी हैं तो तमाम वो लोग जो बुरे वक्त से इस वक्त गुजर रहे हैं उन्हें एक प्रेरणा, एक संबल जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और पोस्ट कोविड पीरियड को भी पूरी तरह से रिकवर होने के लिए इस्तेमाल करें।
कोरोना को मात देने वाली जो कहानियां हमें आज देश के अलग अलग हिस्सों से मिली, उसे आपको हमने सीधे उन्हीं लोगों से सुनवाने की कोशिश करी। लेकिन सबसे अहम बात जो यहां निकल कर आई कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, सही सूचना आपके पास होनी बहुत जरूरी है और खुद को सकारात्मक बनाए रखें। यकीनन ये बुरा वक्त भी जरूर टल जाएगा।